दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे फिजिक्स के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। मैं आपको साथ साथ बेसिक बताता चलूँगा। आपका साइंस बैकग्राउंड हो या ना हो, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आपको मैं बेसिक क्लियर करता चलूँगा, और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है और बार बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या थी, हमने वो बतानी थी। तो देखो, फ्रेंच फिजिक्स थे एंडी मैरे एम्पियर, तो उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था। तो ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। तो करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी, एम्पियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क, यानी वर्क निकालने का फार्मूला क्या है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। आप ये कोई भी बॉक्स कंसीडर कीजिए, ठीक है। मान लो ये एक हैवी बॉक्स है और आपने इस पे क्या किया, एफ फोर्स लगा दिया। आपने क्या किया, इस पे एफ फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो ये बॉक्स अपनी पोजीशन से, ये बॉक्स अपनी पोजीशन से मान लो 10 मीटर आगे गया, ठीक है। तो क्या गया, 10 मीटर आगे चला गया, ठीक है। यानी आपने एफ फोर्स लगाया और ये अपनी पोजीशन से 10 मीटर आगे चला गया। तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि आपने वर्क किया, ठीक है। वर्क किया तो उसका फार्मूला क्या होगा, एफ इंटू एस। एस मतलब डिस्टेंस जो इसने यहाँ से चली है, यानी आपने एफ फोर्स लगाया और ये जो डिस्टेंस चला, तो यहाँ पे आपने मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था। तो वर्क कितना होगा, 10 इंटू 10, यानी यहाँ वर्क की वैल्यू कितनी आएगी, 100। यानी आपने क्या फोर्स लगाया और कितनी डिस्टेंस मूव की। तो जो इसका बी ऑप्शन था वो काफ़ी राइट था, फोर्स इंटू डिस्टेंस। यानी इसको अगर मैं फार्मूला की फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है। देखो, अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड के। देखो, इसकी यूनिट देख के आपने लगा हुआ, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जो एक्सेलरेशन होती है उसकी भी यही होती है। ये धरती की एक्सेलरेशन है, यानी आप ऐसे समझिए, आप किसी ऑब्जेक्ट को आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वो धरती की तरफ किस एक्सेलरेशन से आएगा, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर आपने कोई फोर्स लगाया। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट भी आप पे फोर्स लगाएगा, यानी आपने जो एक्शन किया उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको मिलेगा। तो ये कौन से लॉ में बोला गया था, तो दोस्तों ये बोला गया था न्यूटन के थर्ड लॉ में, ठीक है। फोर्स, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था वो फोर्स के बारे में था, और जो न्यूटन का थर्ड लॉ था वो यही था कि जो कोई भी एक्शन होता है ना, वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। यानी आप मान लो ये दीवार है, आपने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये दीवार भी आपको 10 न्यूटन के फोर्स के साथ है, आपको आपकी तरफ धकेलेगी, ठीक है। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपको मिलेगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, यानी पावर की यूनिट क्या है। देखो, यूनिट से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, इसलिए मैंने इनको इन्वॉल्व किया है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या, पावर की यूनिट होती है वाट, ठीक है। आप देखो, ऐसे ऐसे डिनोट करेंगे पावर, पावर को पी से डिनोट करेंगे, जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, वाट। तो देखो, एक फार्मूला काफ़ी बार बार पूछा जाता है कि कितने यूनिट कंज्यूम की, यानी मान लो 100 वाट का बल्ब है आपके पास, ठीक है, और आपने 5 घंटे जलाया ये दिन में, और ऐसा आप 10 दिन तक करते हैं, ठीक है। यानी वाट हावर, ठीक है। और ये मतलब टोटल घंटे हो गए, 5 घंटे 10 दिन के लिए चले, यानी 50 घंटे हो गए। तो देखो, जो यूनिट कंज्यूम की जाती है तो वो क्या क्या होती है, किलो वाट हावर, किलो वाट हावर। तो ये काफ़ी बार बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे आपको बताना था व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या है, वाट, ठीक है।
आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आपने बताना था स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। देखो मैं आपको पहले बता दूं, एक तो होती है मैग्नीट्यूड यानी मात्रा, ठीक है, और एक होती है डायरेक्शन। मान लो ये मैं ये बोलूँ, देखो पहला ऑप्शन क्या था, फोर्स, यानी आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब तक आप इसकी डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आपने कहाँ लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़े उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो देखो फोर्स है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो वी से समझो आप, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, बार बार पूछा जाता है। एस से स्पीड, एस से स्केलर, यानी स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, आप समझ सकते हो। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो टेम्परेचर है, आप अगर आप किसी से टेम्परेचर पूछते हैं तो वो आपको क्या बताएगा, कितना टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस, यानी आपने उसने आपको डायरेक्शन नहीं बताई कि किस डायरेक्शन में है, ये ईस्ट में है, वेस्ट में। तो मतलब यहाँ से काम चल जाता है मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या था, टेम्परेचर। देखो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। तो देखो इसका आंसर था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बस ये इसकी जो यूनिट है वो याद रखनी है। मीटर पर सेकंड में कितनी वैल्यू होती है इसकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर होते हैं ना जो, उसकी यूनिट क्या होती है। तो देखो ओम, ओम तो क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, यानी जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम ओम में मापते हैं, ठीक है। जो फैराडे होती है, ये होती है कैपेसिटर की यूनिट। देखो आपने आपके बिजली के पंखे अगर में या फिर मोटर है उस पर कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर पे ही आपको ये लिखा मिलेगा, देखो 0.5 माइक्रोफैराड, ठीक है, माइक्रोफैराड। तो देखो ये होती है, मान लो कोई सेल है, उसको चार्ज करने की कितनी उसमें स्टोरेज कैपेसिटी है चार्ज को, तो उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसको हम फैराडे में डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा वो क्या था, फैराड। आगे देखो, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनोदर। देखो जब कोई लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, तो यहाँ से ये इसमें जाएगी तो इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और स्पीड चेंज होने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन तो क्या होता है, एक ही मीडियम में जब डायरेक्शन चेंज हो, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज हो। उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे, विच साइंटिस्ट इज क्रेडिट विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई, ठीक है। ईएमआई की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है। तो देखो ईएमआई के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी माइकल फैराडे ने, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस पे काम किया था, तो काफ़ी वेल नोन साइंटिस्ट है ये माइकल फैराडे, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या है। देखो चार्ज को स्टोर करते हैं तो उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको मेजर करते हैं हम कूलाम में, ठीक है। देखो एम्पियर मैंने आपको बताया था, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट के बारे में बताया था आपको, वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मापने की यूनिट। और रेजिस्टेंस को मापने की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज की यूनिट है वो क्या है, कूलाम्ब। Which law state that pressure of a gas is inversely proportional to its volume assuming constant temperature। देखो यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, और इसने क्या बोला, जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ठीक है। यानी वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर कम, या फिर वॉल्यूम कम प्रेशर ज़्यादा, यानी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ से मैं अगर इनवर्सली का साइन हटा देता हूँ तो क्या आएगा, पी वी इज इक्वल टू के, ठीक है। यानी यहाँ पे जो पी और वी की मल्टीप्लाई होगी वो कांस्टेंट होगी।
तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम की गुणा कांस्टेंट होगी। तो ये बताया था बॉयल्स लॉ में, ठीक है, बॉयल्स लॉ में इसको बताया गया था। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितने कितने साइकिल पूरे हुए। देखो जैसे आप मान लो साइकिल लेके जा रहे हो, ठीक है, मान लो एक साइकिल है ये, ठीक है, आप इसको लेके जा रहे हैं, एक सेकंड में कितने राउंड घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या है? हर्ट्ज। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? देखो ये क्वेश्चन काफ़ी समझने वाला है। देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ। आप एक फार्मूला याद रखिए, फार्मूला बोलिए या फिर ट्रिक बोलिए। RMI रमी VUXG, ठीक है, VUXG, ठीक है, RMI VUXG। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है। देखो आर से रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा, ठीक है। ये रे है, ये मैंने किस ऑर्डर में अरेंज की है? ये मैंने अरेंज की है वेवलेंथ के घटते क्रम में, ठीक है। यानी जो गामा रे होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी आप एक चीज़ याद रखिए, या तो ये याद रखिए कि जो गामा रे होती है इसकी वेवलेंथ कम होती है, या फिर ऐसे याद रखिए कि रेडियो वेव होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और ये आपको सीक्वेंस याद रखनी होगी, आपको एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से। तो क्या था ये? RMI VUXG, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखनी है। ये वेवलेंथ का घटता क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ थी वो क्या है? गामा रेज, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट बतानी थी आपको, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मापा जाता है टेस्ला में। देखो आपने जो हम ये करवाते हैं MRI वगैरह करवाते हैं, MRI करवाते हैं तो उसको जो MRI की जो मशीन होती है ना वो मैग्नेटिक फील्ड पे बेस होती है। तो आपने सुना होगा कि उस हॉस्पिटल में 1.5 टेस्ला की जो MRI मशीन है वो है, ठीक है। तो टेस्ला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मापते हैं इसमें हम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है? देखो एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आगे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? ठीक है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। न्यूटन इसका आंसर होगा कि फोर्स की यूनिट क्या है? वो है न्यूटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? देखो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से फोर्स होते हैं जिसमें दो सरफेस इन्वॉल्व हो। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें कोई सरफेस की जरूरत नहीं होती। मैग्नेटिक फोर्स है, इसमें सरफेस की जरूरत नहीं होती। देखो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये एक सरफेस है, आप इस पर चल रहे हो, ठीक है। तो आप में और सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। तो इसमें दो सरफेस की नीड होती है, तो इसलिए इसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? देखो यूनिट बेस काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इन्वॉल्व किए इसमें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? वोल्ट, ठीक है। What which law of thermodynamics states that energy cannot be converted without the loss of usable energy? देखो लॉ बेस या फिर यूनिट बेस क्वेश्चन जो भी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा लॉ स्टेट करता है कि एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड विदाउट द लॉस ऑफ यूजेबल एनर्जी? देखो ठीक है, ये जो फर्स्ट लॉ था थर्मोडाइनमिक्स का वो यही था
कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलिए या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलिए, एक ही बात है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या है? तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट है रेडियन पर सेकंड। ठीक है, देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। एंगुलर की बात की जाती है यानी सर्कल की बात है, यानी ये आप एक सर्कल है जैसे, ठीक है, इसमें घूमेंगे तो हर पॉइंट पे रेडियन चेंज होगा, तो इसको कैसे मापेंगे? रेडियन पर सेकंड। ठीक है, विच टाइप ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर देन एट द एज? ठीक है, देखो आपने इस टाइप के लेंस देखोगे, ये जो किनारों से पतले और बीच से मोटे होते हैं। ठीक है, तो इन लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं? इनको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं? कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। ठीक है, which law state that the resistance of a conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its क्रॉस सेक्शनल एरिया? देखो जो रेजिस्टेंस होता है ना, आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो यहाँ पे क्या है? रजिस्टिविटी, एल क्या है? लेंथ, ए क्या है? एरिया। यानी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो इसमें यही पूछा था कि ये कौन सा लॉ है, तो ये क्या था? ओम्स लॉ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है वेबर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, मान लो ये एरिया है, ठीक है, तो यहाँ से पर सेकंड कितनी मैग्नेटिक वेव गुजर रही है, तो उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको कैसे मापते हैं? वेबर में मापते हैं। ठीक है, विच कलर ऑफ लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? किन में से किस कलर की वेवलेंथ स्मॉलेस्ट है? तो देखो आपने एक वेल नोन वो सुना होगा सीक्वेंस, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, इसमें क्या खास बात है, आपको क्या याद रखना? जो रेड कलर होता है ना, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, यानी रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। देखो जो सिग्नल लाइट है वो रेड लाइट ही क्यों यूज करती है? क्योंकि ये रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वो ट्रैवल भी ज़्यादा करेंगी। ठीक है, तो इस वजह से यानी रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और जो फार्मूला मैंने आपको बताया था विबग्योर, यानी वोयलेट की सबसे कम होगी, आई इंडिगो ब्लू, यानी इसमें ब्लू सबसे पहले आता है, तो यानी ब्लू की वेवलेंथ सबसे स्मॉलेस्ट होगी। और आपने क्या याद रखना? रेड की सबसे ज़्यादा होती है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर? पावर को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, देखो पावर का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक सर्किट है, देखो हम एक सर्किट लेते हैं, मान लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कोई भी सर्किट ले लिया हमने, तो इसमें से पर सेकंड कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, उसको हम बोलते हैं पावर, यानी वोल्टेज गुणा में करंट। ठीक है, वोल्टेज गुणा करंट, इसका इलेक्ट्रिक पावर निकालने का फार्मूला होगा। तो इसको अगर फार्मूला की फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखें, P इजल टू VI। ठीक है, वोल्टेज गुणा करंट। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम? देखो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा? जैसे P है, P इजल टू क्या होता है? MV। ठीक है, M से मास। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ठीक है, V से होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी जो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर? इंसुलेटर का एग्जाम्पल बताना था आपने।
कॉपर, एल्यूमिनियम, रबड़, सिल्वर। ठीक है, देखो कॉपर तो काफ़ी ज़्यादा सुचालक होता है इसका इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। एल्यूमिनियम भी नहीं हो सकता। रबड़ है, देखो रबड़ कुचालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इसमें से करंट फ्लो नहीं करता। आपने ऐसे भी देखा हुआ, ये जो बिजली डिपार्टमेंट में लगे होते हैं तो वो रबड़ के दस्ताने यूज करते हैं, क्योंकि रबड़ में करंट नहीं लगता। ठीक है, तो रबड़ में करंट नहीं लगता, तो इसका राइट आंसर क्या था? रबड़। आगे है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है? देखो आप एक सरफेस लेके चलिए, ठीक है, आप मान लो एक ये सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई रे आई, ये लाइट रे है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये रे यहाँ पे टकराई और यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जहाँ जिस एंगल पे वो टकराई, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जिस एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हुई। तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे जो आंसर था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बी राइट आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यही थे आज के हमारे इसमें क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।